तो शायद मैं सबसे पहली बार ही मिल रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी इतना फेथ है एक दूसरे में, तो मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात कुछ हो नहीं सकती। आप सभी मतलब अलग अलग जिलों से हैं, यहाँ लोकल तो कोई होगा नहीं, और मोस्टली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से कुछ आरिफ मैथ के भी हैं, मतलब सभी भर्तियों का है। तो मतलब मुझे 2-4 मिनट जो आगे बात रखनी हो, किसी एक बच्चे को टारगेट नहीं करना। सभी को मिला कल हमारा छोटा सा कार्यक्रम था वहाँ पर, उसमें हम मोस्टली सारे इतिहास के थे, तो हमारी बात इतिहास पे चली थी। तो मैं वैसे तब आपको क्या बताऊं, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग हर जगह बता रखी है, फिर भी चलो भाई फेस मिले हैं, सभी फिजिकली मिले हैं, तो 2-4 बातें मैं मेरी तरफ से मेरा अनुभव आपसे साझा करूंगा। आप सभी अपने दूर स्थान छोड़ के यहाँ पे आए और आपने तैयारी के लिए एक हिम्मत जुटाई है और अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन डिसीजन होगा आपका ये कि आप अपने क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है अपने क्षेत्र को छोड़ना, वो छोड़ के और यहाँ पे आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका एक बढ़िया निर्णय है ये। और यहाँ पे आने के बाद में परीक्षा तक की आपकी क्या एक्टिविटीज रहती है, किस तरह से आप पढ़ते हैं, ये तय करेगा कि आपका यहाँ आना सफल हुआ है कि नहीं। देखो, यहाँ आने भर से नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। जिस तरह से दिल्ली की मुखर्जी नगर की गलियों में भटकते हैं बच्चे, हजारों लाखों आते हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी की लास्ट लिस्ट में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहते हैं। हजारों लाखों की संख्या में बच्चे जयपुर जाते हैं, कई सारे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं और 1-2 साल में ही सही बट अच्छी जगह चले जाते हैं। और उसके बाद अगर अपन कला वर्ग का फील्ड देखें तो जयपुर, और मुझे लगता है जयपुर के बाद सूरतगढ़ी स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक बच्चे हैं, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि जोधपुर में इतना माहौल नहीं। तो आप सभी यहाँ पे आए हैं, तो आने भर के बाद हमारी परीक्षा तक की एक्टिविटीज कैसी है, उससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। तो आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए 1 साल या 2 साल में सारी परीक्षा तो होनी, क्योंकि कईयों के टाइम टेबल आ गए, तो कोई पोस्टपोन होगी, लेकिन ले दे के बात यह है कि परीक्षा तो होगी, ये तो तय बात है। अभी आज और अभी 2 महीने लेट, आप सभी को मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि परीक्षा तक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। परीक्षा तक आप अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे और कोचिंग सेंटर्स वाले भी होते हैं। लगभग हर व्यक्ति का काम यही होता है कि अपने हित की बात करके और आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है। आजकल तो लाइब्रेरी के स्टूडेंट भी डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करने वाले बहुत ज्यादा कारक है। आप इन सबसे डाइवर्ट ना हो और अपनी जो लक्ष्य है उसको परीक्षा तक, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती 6 महीने 12 महीने, तब तक आप ढंग से तैयारी करें। दूसरी बात, पढ़ाई के साथ साथ 2-4 चीजें और ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पुस्तक को निरंतर पढ़ते ही जा रहे हैं तो वो याद नहीं होगा। किताब को ठीक तरीके से याद करने के लिए 2-4 चीजें करनी पड़ती है। जब भी आप पैराग्राफ भी पढ़ते हैं तो कम से कम ये सोच के पढ़ें कि इसमें ये प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक होते हैं, जो पैराग्राफ होता है, उसको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे ना, तो अपने को पैटर्न पता नहीं चलेगा कि प्रश्न किस टाइप का है। तो कई बार हम पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने के बाद में प्रश्न का उत्तर करने में सक्षम नहीं होते। तो बहुत ही समझदारी के साथ में जब भी पढ़ते हैं बड़ा मनन करिए, क्या पढ़ा है, आगे पीछे आधा घंटा क्या पढ़ा है, कम से कम आप आंख बंद करके सोचिएगा आपने पीछे पढ़ा क्या। छोटे छोटे स्लॉट में पढ़िए, 2-2, 4-4 घंटे की लगातार सिटिंग करने की जरूरत नहीं। ऐसे 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा सिटिंग होती नहीं। गणित के विद्यार्थियों को अगर छोड़ दें तो कला वर्ग में ये होता है कि आप 35-40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते, फिर मस्तिष्क में याद नहीं होता, फिर आप अपने आप को टॉर्चर वाली करें। तो कोशिश ये करो 40-45 मिनट पढ़ के थोड़ा 5-7 मिनट और इधर उधर हो लो। 5-7 मिनट ही, ऐसा नहीं कि 40 मिनट पढ़ ली आपके, आराम से 2 घंटे घूम के आते हैं। और 40-45 मिनट के बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट आप अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। मोबाइल देख सकते हैं, क्योंकि वो तो देखना आपके लिए जरूरी हो गया। मोबाइल देखने का मतलब ये नहीं कि आप देखना शुरू कर दो, लेकिन देखेंगे तो 2-2.5 घंटे चले जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा।
फिर वापस 25-30 मिनट पढ़िए, 45 मिनट पढ़िए, ऐसे 3-4 घंटे का स्लोट मैं देखता हूँ स्टूडेंट को, बहुत गलत है। क्योंकि किसी भी मस्तिष्क की कैपेसिटी नहीं होती लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ने, किसी की मस्तिष्क की नहीं। फिर आप पढ़ भली रहे हो, आंखें काम कर रही है, अपना मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो छोटे छोटे स्लोट में पढ़िए, कोई टाइम टेबल मत बनाइए। अगर आप ये टाइम टेबल बनाओगे 6 बजे उठना है, 8 बजे करना है, 9 बजे ये करना है, तो उस टाइम टेबल में कहीं पर भी विघ्न आ गया ना एक जगह पे, तो वो आगे का पूरा दिन खराब हो जाएगा और कल का भी दिन गया, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल निराश महसूस करोगे कि दिन खराब है। जबकि 11 बजे तो आपका विघ्न पड़ा था, 11 बजे के बाद 11 बजे 12 घंटे और भी पड़े थे, लेकिन आप फिर उभर नहीं पाओगे। इससे अच्छा क्या होता है कि रात को सोते वक्त टारगेट ले लो कि कल दिन में कौन से टॉपिक निपटाने। अब सोच लिया, जैसे आप कोई अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, मस्तिष्क में ले लिया कि कल मुझे ये टॉपिक करने, अब जब भी टाइम मिलेगा उस समय कर लूंगा। कई बार सुबह काम बढ़ जाता है, कई बार दोपहर में कोई काम आ जाता है, कई बार कोई शाम को हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसे मैं कहूँगा टाइम टेबल ना बनाए, रात को सोते वक्त टारगेट ले कि आज दिन में ये करना है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन समर्पित हो जाए। कई बार टारगेट समय से पहले पूरा हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन उसको पूरा कर लें, और जब हो जाता है तो फिर आप रिवीजन कर सकते हैं या कई बार घूमने भी जा सकते हैं। मैं तो ये करता था रात को, मुझे अच्छे से पता है कि जब हम रात को सो जाते थे उस समय, अब सोने के लिए हमारी टेक्निक कुछ अलग थी। मैं और रघुनाथ रूम पार्टनर रघुनाथ बिश्नोई अभी सुपरिटेंडेंटल है वहाँ पे जीएसटी में अहमदाबाद। तो हम लोग क्या करते थे कि मोबाइल था नोकिया का हमारे पास में, वो साइलेंट करके और कहीं तकिए वकिए के नीचे डाल देते थे, घड़ी पास में थी और रात को पढ़ने बैठ जाते थे। कितने बजे हमारे को नहीं पता। फिर पढ़ते 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 लास्ट में बहुत ज्यादा थक जाते, तब मैं कहता रुकना था, अरे तो पूरा हो गया पूरा हो गया, चाह बना दे वो भी करना मुझे, वो तो बड़ा है, उसके पास 8 साल की नौकरी का पहले से एक्सपीरियंस था। फिर चाय वाय बना के फिर थोड़ी देर बैठते, फिर आंखें जवाब दे देती, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, मेरी अब कैपेसिटी, सो जाते, फिर सो जाते और सोते वक्त 2 मिनट जरूर सोचते थे कल अब क्या क्या करना, आज क्या क्या हो सकता है। फिर आराम से सुबह आराम से उठते, जैसी नींद खुलती थी और जहां किताब में उल्टी की हुई थी वापस सुबह उठ के उसको ठीक करो और फिर वापस बैठो। और जैसे पढ़ते पढ़ते फिर थक गए 11-12 बजे, तो चलो बाहर पार्क घूम के आते हैं। तो हमें ये नहीं पता था कि भाई कितने घंटे हुए। हमने मेरी जिंदगी में कभी हमने घंटे काउंट नहीं किए, हमने कभी ये टाइम टेबल नहीं बनाया कि सुबह इतने बजे उठना है, शाम को इतने बजे सोना। कई बार ऐसी स्थिति आती थी जल्दी नींद आ जाती थी, कई बार ऐसी स्थिति आती थी 3 बज जाती थी। ये ऐसी रिगोरियस पढ़ाई करी 2-3 साल, तो रिजल्ट क्या निकले, रिजल्ट ये निकले कि सारी परीक्षाएं पास कर गए। उसने एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा था, वो सारी पास कर ली, और मैं यूपीएससी की कर रहा था, तो मेंस नहीं निकला, आईएएस का 4 अटेम्प्ट लिए थे, मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए, फिर मैं तो यूपीएससी छोड़ के आ गया था। फिर आरपीएससी की सारी परीक्षाएं पास करी, सेकंड ग्रेड से लेके और प्रोफेसर तक सारी करी, आरएसपी वगैरह सब कर ली, बड़े आराम से हो गए। और लगता भी नहीं था कि पेपर में कुछ लेवल भी है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पढ़ाई हो गई। और हालत ये थी, मैं बताऊं, सेकंड ईयर में मैं जब था तो उस समय तो कोई टारगेट भी नहीं था, फिर भी पढ़ते थे, क्योंकि वो पढ़ रहा है तो मैं भी उसके साथ उसको कंपनी दे देता हूँ, कोई टारगेट नहीं था। अब आप कह रहे हो कि भर्ती कब आएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो कोई था ही नहीं, करना क्या है, वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो इसका परिणाम क्या निकला कि 20 वर्ष की उम्र में मेरी नौकरी लगी, 2009 में मेरा बीए हुआ, 2009 में नौकरी लगी, और मैं 20 साल और 4 दिन का हुआ था। 3 जुलाई को डेट ऑफ बर्थ और 7 जुलाई को मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मुंबई जाके ज्वाइन किया। जबकि मेरे पूरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसका मैट्रिक पास हो, 10वीं पास, पूरे परिवार में। अब तो बच्चों को मैंने खूब पढ़ा लिया। मेरा भतीजा पहले यही था, सूरतगढ़ में रमेश था, उसका हिस्ट्री में लेक्चर हो गया, 3 बच्चे गांव में और लेक्चर हुए, मेरा छोटा भाई आरएस में हो गया 245 रैंक पे। मतलब अब तो मैंने 25-26 बच्चे तैयारी करके लगे, अभी 85 बच्चे और पढ़ रहे हैं। और जब मैं लगा तब मैं दूसरा व्यक्ति था गांव में जिसकी नौकरी, तो इतनी जागरूकता भी नहीं, बट मन में ये था कि बस अपने को पढ़ते रहना है, अपने इसके अलावा कुछ कर नहीं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं पढ़ने के अलावा। और न रिजल्ट अपने हाथ में, न भूत अपने हाथ में, न भविष्य अपने हाथ में।
अपने हाथ में आज है, आज कितना दबा के यूज किया। रात को एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो जाते हैं कि भाई आज मैं जितना कर सकता उतना मैंने कर दिया, मेरी क्षमता इतनी। फिर भी नहीं होता है तो नियति को जो मंजूर है वो हमें भी स्वीकार। लेकिन रात को सोते हुए ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने मेरा दिन खराब किया। मैं बताऊं, इंसान बड़ा अंदर से पवित्र होता है, बाहर से भली नौटंकी करना। सोते वक्त तो जेन्युइन कन्फेशन करता है कि वास्तव मैंने आज दिन खराब किया। जिसने किया है ना वो रात को सोते वक्त, अब तो बड़े कोई निर्लज है, बिल्कुल इसको कोई एहसास ही नहीं है कि फ्री कर रहे हो, उसका तो भगवान मालिक है। बाकी अगर सच में थोड़ा सा भी अंदर जमीर है, क्योंकि देखो हम अपने खर्चे से तो पढ़ नहीं रहे, मोस्टली सारे घर से बच्चे आते हैं। और घर से कैसे पैसे आते हैं आपको पता है, मुझे पता है। हम कोई करोड़पति तो है नहीं। घर वाले अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस करके पैसे जुटा के, आप कहते हो भाई 4,000 रुपये भेजने हैं तो आपको 4,000 भेजते हैं, आप कहते हो 5,000 भेजने हैं तो 5,000 भेजते हैं। उसके लिए भले उनको घर के मतीरे के बीज बेचने पड़े हैं, ऊन बेचने पड़े हैं, घी बेचना पड़े, जो कुछ भी फसल बेचनी पड़े, वो आपकी हर डिमांड्स को पूरा करते हैं ताकि उनके बच्चे मुंह न उठाए। बाहर बैठा है तो अभी सर्दियों की ऋतु की स्वेटर चाहिए तो बेचारा आराम से ला सके, रजिस्टर चाहिए तो ला सके, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो दे सके, पीजी को दे सके, ट्यूशन करना है, कोचिंग करनी है तो वो बाकी चीजों से उनको कोई मतलब नहीं। उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है कि आप उनको साथीराना तरीके से अगर मूर्ख बनाओगे तो बढ़ जाएंगे। उनको नहीं पता कि आप क्या करना। उनको सिर्फ एक उम्मीद से वो पैसे भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ सेटल हो जाएगा। और माँ बाप की उम्मीद सिर्फ ये होती है कि संतान अगर पैरों पे खड़ी हो जाती है तो उनकी आधी जिंदगी है वो सफल हो जाती है। और आधी तब सफल होती है जब वो वास्तव में व्यवस्थित रूप से काम कर रहा होता है। तो आप सभी यहाँ पे बहुत ही उम्मीदों के साथ में आए। आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप अपने पूरे परिवार को प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ आके अगर आप एक जना रिजल्ट देता है ना तो परिवार के 10 बच्चे और पढ़ने की बात आती है। लड़कियों के साथ विशेष, क्योंकि लड़कियों को घर से बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है। और अपने हमारे बाढ़ में जिसमें वालों को पता है कि वहाँ क्या बिल्कुल नहीं है। बाढ़ में जिसमें भी राजपूत विष्णु कम्युनिटी फिर भी निकालते हैं। हमारे पुरोहित और राजपूतों में तो एक लड़की बाहर नहीं जाती, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। नहीं पढ़ाते, कितना भी कह दो घर वाले मानते नहीं। हमारे भी राजपूत ब्राह्मण में पढ़ाते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते। मेरी सारी सिस्टर है, सारी अनपढ़, नाम भी लिखना नहीं आता। हकीकत बात, क्योंकि बड़ी है सारी तो पापा ने नहीं भेजा। उसमें पास में स्कूल थी नहीं कि दूर में भेजूंगा, नहीं सिक्योरिटी रहते। अब अगर किसी बच्चे को बाहर भेजा तो उनके पीछे कोई न कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा है, सारी जिम्मेदारी लेके। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तू पढ़, मैं बाकी लोगों को मैं देखूँ। और यहाँ आके अगर वो रिजल्ट दे देगी 10 लड़कियां को और बाहर भेजा जाएगा। और यहाँ आके अगर रिजल्ट नहीं देता और कोई गलत कार्य में संलग्न हो जाता तो आप मान के चलिए एक बैरियर खड़ा कर दिया जाएगा कि उस गांव की कोई लड़की बाहर नहीं, कई सालों तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ अकेले नहीं, आप एक पूरे परिवार और क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अकेला यहाँ पे सफलता के लिए नहीं आए, आप पूरी परिवार की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई। इसलिए कहता हूँ कि आप अपना 100% दीजिए। रात को सोते वक्त ये फील होना चाहिए कि इससे अधिक मैं आज कर नहीं सकता। और ये अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा तक बना के रख लेगा तो मैं कहता हूँ कि 100 तो अलग बात है, वो टॉप 10 में है। बाकी सारी बातें गौण है कि मुझे याद नहीं रहता है, या मेरे परसेंटेज कम है, या मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, सब गौण बात है। मेन बात ये है कि परीक्षा तक इस तरह से तैयारी, टूट की तैयारी। बाकी परसेंटेज मैटर नहीं करती। आपने परसेंटेज कहाँ मैटर करता है, मेरी खुद की नहीं। 10th में 49% थे, 12वीं में 61% थे, बीए में 55% थे, एमए में 55 थे। मैं तो 60% पहली बार 12वीं में देखे थे। सही बता, 20 मैंने तो सच में फर्स्ट डिवीजन नहीं देखा। जबकि मेरा छोटा भाई बहुत ब्रिलियंट है, उसका 10th और 12th दोनों में वो मेरिट में था, वो दोनों में मेरिटोरियस था स्टूडेंट। फिर आईआईटी करी और आरएस का पहला अटेम्प्ट दिया उसका आरएस में। तो जबकि उसकी मेहनत को देखता हूँ ना तो कई बार मुझे कहना पड़ता है अभी पढ़ाई छोड़ सो जा। ऐसे 3 बज जाती, 4 बज जाती है, फिर मतलब ऐसे पागलों से पढ़ाई करता है। अभी भी ये स्थिति,
दूसरा अटेम्प्ट मेंस है तो मैं कई स्पेशली मैं मेरे भतीजे को वहाँ भेजता हूँ, वहाँ जा उसको वो खाना पीना ही भूल जाता है, पढ़ने में इतना मशगूल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि पैसे कितने मुश्किल से आते हैं। जब हम किसी और के पैसे से पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी डबल हो जाती है। मैं यहाँ के आकर पढ़ना शुरू करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सरकार तनख्वाह देती है, मैं मेरे खर्चे से पढ़ रहा हूँ, नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं, किसी से लिए नहीं मैंने। आप अगर कर रहे हैं तो आप किसी और के पैसे से कर रहे हैं ना, तो आप उसके महत्व को समझें। और आप रात को सोते वक्त ये फीलिंग के साथ होना कि अब इससे ज्यादा अब मेरे से तो नहीं होगा। ये स्थिति मुझे नहीं लगता किसी की आती होगी जिनमें अभी इनके आती है। ये स्थिति आनी चाहिए, आंखें लाल हो देखो, और फिर शरीर भी दर्द करना शुरू कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप देखना, आप सिंसियर स्टूडेंट होते, चेहरे की सुंदरता आ जाती, हकीकत बता रहा हूँ, ये करके देखिए आप 15-10 मिनट, सिलेबस यूं निपटेगा। आप कहते हैं कि कोर्स पूरा हुआ है, ये स्थिति कर ली ना तो आपका सिलेबस ऐसे निकलेगा, आपको लगेगा कि मतलब ये हो क्या रहा है। हाँ, सच में सिलेबस इतना है भी नहीं। मैंने देखा जैसे बच्चे टॉप करते हैं, उनको मैं कई बार पूछता हूँ कि कितनी बार पढ़ा तो क्या, मैं याद नहीं कि रिवीजन कितनी बार, कि सुबह से शाम तक हम एक प्राचीन भारत पूरा निकाल लेते। तो अब उनके लिए सिलेबस तो कुछ हुआ ही नहीं, वो यूं ही निकाल रहे, 7 दिन में सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो सिलेबस की होगा भाई। आईएएस का मैथ तो है नहीं जिसमें सिलेबस बेशुमार पड़ा है। आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इनको ऐसे अंगुलियों पे लिया था, सिलेबस लिया, उसकी अच्छे से कंटेंट लिया, बहुत अधिक सामग्री भी नहीं रखनी पास, बहुत अधिक सामग्री रखनी तो आप अत्यधिक मेहनत करने के बाद में भी नौकरी नहीं रखते। लिमिटेड कंटेंट रखो, सिलेबस को टिक करते जाओ, ये टॉपिक हो गए, अगले टॉपिक पे आ जाओ, और इस तरह से पूरा सिलेबस पढ़ो। टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो, हो रही है तो देते रहो, अभ्यास करते रहें, नेट के पेपर लाएं, जिस सब्जेक्ट में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके एडवांस लेवल की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड के लेवल के सवाल, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो नेट के सॉल्व, खुले लेक्चर की कर रहे हो तो नेट के करो, क्योंकि आप अपने आप को एक कदम एडवांस रखोगे ना, तब आरपीएससी आपको खींचेगी भी ना, तो भी आप प्रॉपर जगह पे आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखोगे कि बस अपने को इतना ही पढ़ना है, और आरपीएससी थोड़ी एक कदम आगे चली गई तो इस बार गणित और मैथ में सेकंड ग्रेड में जो होगा ना वो होगा, गणित और मैथ्स में, सॉरी गणित और विज्ञान में बच्चे नहीं मिले इस बार, सीट खाली गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एमएससी लेवल का मैथमेटिक्स दे दिया। अभी महिलाओं को पेपर हाल भर्ती रद्द करनी पड़ी, और जबकि उस पेपर में 60% सवाल तो सरल थे, मैंने देखा पेपर बाद में 40% जरूर टफ थी, पॉलिटी वगैरह टफ आई, लेकिन ऐसा पेपर नहीं था कि 40% स्कोर नहीं। आप अपनी तैयारी को एक कदम मैं मानता हूँ आगे रखना, क्योंकि आपके पास खूब टाइम है, सरकार 1 साल आपको आराम से देगी। कई भर्तियों के लिए कुछ शायद हो जाएगी, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह कैंडिडेट्स वगैरह दे रखी है, बाकी आरपी प्रोफेसर समय पे, और आरपीएससी अब बहुत सही तरीके से आगे समय पे काम करेगी। तो इसलिए आपको सभी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारी मेहनत कीजिए, और आपकी तरफ से कोई डाउट कोई बात हो तो पूछ लीजिए।